हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक AIAG मैनुअल के हिसाब से हमारे जितने भी 5 कोर टूल हैं, 5 कोर टूल में से हम लोगों ने 3 कोर टूल के बारे में अभी तक डिस्कशन कर लिया है। पहला हमने SPC के बारे में डिस्कशन किया था, फिर हमने APQP एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग और PPAP के बारे में डिस्कशन किया। जो कोर टूल का चौथा नंबर का टूल है MSA विच इज कॉल्ड मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस जो टूल है, ये हमारा जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं वो मेजरमेंट कितना सही है कितना गलत है, उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट पे कितना इम्पैक्ट आता है, उस चीज़ को जानकारी करने के लिए हमें इस टूल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसी टूल के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि MSA होता क्या है। MSA जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं उसमें बहुत सारे वेरिएशन जो हमारी टोटल मेजरमेंट पे इम्पैक्ट डालते हैं, लाइक प्रोडक्ट की खुद की वैल्यू, उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसका एरर, प्लस जो ऑपरेटर उसको मेजरमेंट करता है और बार बार उसको मेजरमेंट करता है, इन सब चीजों को मिलाने के बाद जो हमें वैल्यू मिलती है वो उसको हम मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। और इसी मेजरमेंट सिस्टम को कंप्लीट एनालाइज करने के लिए आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि ट्रू वैल्यू या वैल्यू किसको कहते हैं, ऑब्जर्व्ड रिजल्ट होता क्या है। ऑब्जर्व्ड रिजल्ट बेसिकली ऑब्जर्व रिजल्ट जो हमारा होता है दैट इज जो भी हमारा प्रोडक्ट है जिसके हमें मेजरमेंट करनी है उसकी ट्रू वैल्यू प्लस एरर, इन दोनों को मिला के हमारी ऑब्जर्व वैल्यू आती है। और इसी का हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज हम मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस के अंदर। मेजर्ड वैल्यू होती क्या है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। मेजर्ड वैल्यू जो है, मेजर्ड वैल्यू इज ए फंक्शन, ओके, इट्स नथिंग, इट्स एन आउटपुट। किस किस का फंक्शन होती है मेजर वैल्यू? फंक्शन TV प्लस AC प्लस रिपीटेबिलिटी प्लस रिप्रोड्यूसिबिलिटी। एक एक चीज हम जानेंगे अभी। TV का मतलब क्या है? TV हमारा होता है ट्रू वैल्यू, जो भी प्रोडक्ट हमें मेजर करना है उसकी ट्रू वैल्यू क्या है उसको हम TV बोलते हैं। उसके बाद AC इज नथिंग, इट्स एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिससे हम वो वैल्यू को मेजरमेंट करते हैं, ओके। तीसरा होता है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या है? जो भी ऑपरेटर उस पार्ट को बार बार चेक करता है, एक ही ऑपरेटर अगर बार बार पार्ट को चेक करता है, हर बार जो रीडिंग में वेरिएशन आता है उसको हम बोलते हैं रिपीटेबिलिटी। इन टर्मिनोलॉजी पे हम डिटेल में बात करेंगे। और एक और होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मींस क्योंकि कभी भी हम ऑर्गेनाइजेशन में जब बात करते हैं तो डिफरेंट लोग मेजरमेंट करते हैं, हर लोगों की हर बार डिफरेंट ऑपरेटर की जो रीडिंग्स आती हैं उसका जो वेरिएशन होता है दैट इज कॉल्ड द रिप्रोड्यूसिबिलिटी। सो इन सब चारों पैरामीटर को ऐड करने के बाद जो हमारी वैल्यू बनती है दैट इज कॉल्ड द मेजर वैल्यू। सो मेजर वैल्यू पे इन चारों चीजों का इंपैक्ट आता है, जो पार्ट की ट्रू वैल्यू है वो, प्लस जो हमारा इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसका एक्यूरेसी, प्लस जो ऑपरेटर या जो नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे हैं जिनको हम चेक करना है उसकी रिपीटेबिलिटी, और जो मल्टीपल ऑपरेटर जो हमारे हैं डिफरेंट ऑपरेटर, उन सब का जो वेरिएशन है, इन सब को मिला के मेजर वैल्यू पे इंपैक्ट आता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि MSA कब करना चाहिए हमें, इससे क्या एडवांटेज होगा एंड हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस टू टेक ए डिसीजन। सी देखिए, जब हम लोग स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की बात करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, लोअर स्पेसिफिकेशन अपर स्पेसिफिकेशन की अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने SPC में ऑलरेडी बात की थी। अगर मेरा प्रोसेस कैपेबल है, मेरे प्रोसेस कैपेबिलिटी CPK इज 2, देन MSA का इंपैक्ट शायद ही बहुत कम पड़ेगा मेरे ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिफिकेशन के ऊपर या प्रोडक्ट फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है MSA का हमारे ओवरऑल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में या क्वालिटी मेजरमेंट में। इस एक ग्राफ के द्वारा हम इसको समझेंगे, कहाँ MSA का इंपैक्ट आता है, कहाँ MSA का इंपैक्ट नहीं आता है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, लेफ्ट साइड में लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है, अपर साइड में अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है, ओके। ये हमारी लाइन है लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट की और ये हमारी लाइन है
अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट की। अगर हम यहाँ पे देखें, सपोज जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी जो स्पेसिफिकेशन है, जो टारगेट वैल्यू जो हमने अचीव की है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड मीन जिसको हम बोलते हैं एक्स डबल बार, वो हमारी यहाँ पे आएगी। ओके, इन केस सेकेंड, अगर हम राइट साइड की बात करें, सपोज हम हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ये हमारी एक्स डबल बार यहाँ पे आ गई। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्पेसिफिक कर्व और ड्रा करता हूं, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एक कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रा करते हैं तो ये कर्व हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, ये वाला पोर्शन। अब आप एक चीज समझिए, ये हमारा टोटल टारगेट वैल्यू है। कई बार क्या होता है, जो प्रोसेस के वेरिएशन होते हैं, उस प्रोसेस वेरिएशन की वजह से हमारा वैल्यू एक्चुअल में इट इज वेरी क्लोज टू लोअर वैल्यू, बट हम लोग इसको आउट ऑफ द स्पेसिफिकेशन वी विल रीड इट। रीजन बी बिकॉज ऑफ माई मेजरमेंट सिस्टम में एरर है, ऑपरेटर टू ऑपरेटर वेरिएशन है, इंस्ट्रूमेंट का जो एक्यूरेसी है उसका वेरिएशन है, उसकी वजह से इस वैल्यू को मैं यहां पे पढ़ूंगा। सो दिस इज कॉल्ड अल्फा एरर। ओके, सिमिलरली माय प्रोडक्ट वैल्यू इज समवेयर हियर, ओके, एंड आई विल रीड दिस वैल्यू एज ओके। अगेन इट इज बिकॉज ऑफ मेजरमेंट सिस्टम एरर। इफ आई रीड दिस not okay part as an okay part, that risk is called beta risk. Okay, alpha is error, beta is risk. Alpha error, because of this alpha error my okay part will become not okay due to my measurement system error. So ultimately what will happen, my rejection or organization rejection will increase and it will impact the cost of the organization. Similarly, if we look at it on the right side, if my part is not okay, but because of measurement error it has to be okay, which is a beta risk, what will happen in case of a beta risk? Actual my part is not okay, but because of measurement error I will read it is okay, and if I read it okay, it will go to customer, so it will lead to a compliance issue or a customer complaint. So when we talk about the measurement system analysis, my measurement system should not impact this way. This risk is again, this error is again acceptable. Reason being, it will increase the cost of the organization, but this risk is always dangerous, because if the not okay part converted as a good part and goes to customer as not okay, then it will lead to a customer complaint, and there is a lot of dissatisfaction to the customer, which will lead to cost of poor quality, then maybe could lead to the customer dissatisfaction, then company image, as well as it will lead to some of the air shipment cost, because maybe it is required to replace those parts. So always alpha risk is acceptable, beta risk is never acceptable. It should be minimum as much as possible. So my measurement system analysis is a tool which help organization to understand people that alpha risk and beta risk, how it is going to impact the organization and how it can impact the customer. So if my process variation is that much high, so in that situation my measurement system analysis is going to help me so that I can avoid to take wrong decision. Means I will not allow to okay part to convert into the rejection because of measurement error. That we need to understand that because of measurement error my not okay part should not be converted as an okay part, otherwise it will lead to a beta risk, customer complaint, or my okay part should not be converted as a not okay part, that is called alpha risk, which will lead to increase in my organization cost. So this is the advantage of a measurement system analysis, which is going to help us in which condition how MSA is going to give the benefit to the organization. Now the question comes, why MSA is important in an organization? Because you know that we do a lot of data collection, SPC studies, process capability analysis. We do
measurement at the different stages in the production development. So we'll understand why MSA is important. So why MSA is important, we'll talk about it. As we see in the last graph, why MSA is important, it could be possible like my OK part could be turned as not OK because of a measurement error. Okay. Second, my not OK part could be turned as OK part, which is nothing, it is a beta risk, this is a alpha risk. Because my measurement error is not giving me the true value, so it may lead to my incorrect decision. So to avoid this incorrect decision, measurement system analysis is important. Why another reason of understand the capability index, like as we talk about in SPC, we need to do the process capability index. If my measurement system is not completely, so what will happen, I will get the wrong process capability indices, which again it will impact the process capability, and the total output of my process will not be in the true sense which we are looking for with the help of SPC. So these are the reasons, because of that we need to do the measurement system analysis study. Now the next question is, when we should do the MSA, in which situation we need to conduct the MSA, when MSA should be done. So we'll discuss more a bit detail about it, when MSA should be done. Number one, whenever like we do a new product development, that new product development measurements shall pass through the MSA study. Number two, before starting the process capability study, we need to do the measurement system analysis. Another is, before start use of a new equipment or a new instrument, we got it before starting of that. Another is before conducting any improvement study, we need to do the SPC analysis. Another MSA should be a criteria for acceptance of any equipment or any instrument. Okay. Another could be, whenever there is a change in the measurement system of any part or any process, at that time also we need to conduct the MSA. So in these 5 conditions we need to do the measurement system analysis before implementation of this study into the organization. Okay. Or apart from this, if we have to do some key characteristics measurement at the time of PPAP or at the time of some process capability improvement, we can do the measurement system analysis study. Now we'll talk more about the measurement system analysis in detail. What are the different methodologies, different tool we need to use it, how we are going to conduct the measurement system analysis in detail. You remember that during the SPC discussion, I had explained there are the 2 type of data points. One is variable and second is a attribute. So we'll discuss more about on these variable MSA, and we'll discuss more in detail later on the attribute MSA. So based on our data set point, the measurement system analysis also should be done. So when we do the measurement system analysis, there are the 5 different parts. Let us say these are the element of MSA. Very simple word which we need to remember. The word is swipe.
SWIPE, swipe. So what does it indicate? S is nothing, it is a standard, okay, for which we need to do the measurement. W is the basically is the workpiece on which we need to conduct the study. I is an instrument, okay, and P is the person, okay, or operator, and E is the environment. So these are the 5 elements of MSA study. First we need to understand the standard of MSA, how it is to be done. Second is the workpiece, okay, basically it's nothing, it's a part, okay. Another is next is the instrument by which or on which we need to do this measurement system analysis study. And fourth one is the person जिसके द्वारा ये MSA स्टडी की जाएगी, जो ऑपरेटर है. और पांचवा है हमारा एनवायरनमेंट, बिकॉज एनवायरनमेंट का मेजरमेंट के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ता है, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट लीनियर मेजरमेंट, रेडियल मेजरमेंट. सो एनवायरनमेंट आल्सो क्रिएट ए big impact on our measurement system analysis study. So you remember that's a very important word and very easy to understand. These are the 5 elements must be available with us before doing this MSA study, and very simple word to remember. You can remember it very easily. The word is SWIPE, SWIPE, which carries a meaning of this. This is a short form. It is easy to understand this element of MSA. Okay, we'll talk more about variation under the measurement system analysis. Okay. See, जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं, वेरिएशन हमें प्रोडक्ट में मिलता है, हमें प्रोसेस में, हमारी मेजरमेंट में वेरिएशन मिलता है. सो हमें समझ में आना चाहिए वेरिएशन आता कहाँ से है. पहला तो वेरिएशन कहाँ से आएगा, हमारा पार्ट टू पार्ट के अंदर जो वेरिएशन होता है, विच इज बिकॉज ऑफ जो हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी कॉमन कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से हमारे पार्ट में पार्ट टू पार्ट वेरिएशन हमें मिलता है. दूसरा जो वेरिएशन आएगा हमारा, दैट इज बिकॉज ऑफ मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन. ओके, इन दोनों के जितने भी वेरिएशन हैं, ये दोनों का वेरिएशन हमारा इंपैक्ट करेगा हमारी ओवरऑल मेजरमेंट को, विच इज कॉल्ड द ओवरऑल वेरिएशन. So this is the understanding of overall variation. Okay, so part to part variation because of the common causes into the system. Measurement system के analysis के जो differentiation और जो accuracy है, because जो operator जो है, उन दोनों को सबको मिला के जो भी variation होता है उसको हम बोलते हैं overall variation. Like if you look at it in simple terminology, TV is equal to EV plus AV. Okay, TV is the total variation, which is equipment variation plus pressure variation. This is the form of total variation. And as we discussed, the total observed value is nothing, it's a true value of the part plus the accuracy or error of the equipment plus repeatability of operator and reproducibility of measurement system. So these are the need about variation. Now when we remember that when we talk about in SPC, there are two terminology we discuss about. One is the location, right? That is a part of central tendency. And another one is the spread, which is nothing, it's a standard deviation or variation into the system. So location is a central tendency indicator, and spread is an indication of variation, or we call it a standard deviation. So these are the two terminology, we'll discuss more on that. So now in case of S, there are two important parameter in MSA which are related to spread and location. One important parameter in case of MSA is accuracy, second is precision. So we'll discuss more about accuracy and precision. So accuracy talk about the location because it is a standard central tendency, and precision talk about the spread.
Okay, so I will draw it through a statistical diagram. If you look at it, okay, if my all data points are here, let's say, if my all data point are in a particular line, let's say on this point, x double bar target. So this is what? It is nothing, it is an accuracy, okay? And if my one data point is here, 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 so this is called the spread, okay? I will make it in another form to make you understand better. So you can see that this is nothing, it is an accuracy, and this is called the precision, okay? So we'll discuss more about accuracy and precision to understand in a better way through a target diagram. You may be knowing about this target diagram. So this is our target. We'll see the four different scenarios to understand accuracy and precision in a better way. Okay. If you see the first target, if I am getting values like this, okay. So what does it mean? My system is having more precision, but it is not accurate because my target value is here. Okay. So it is more precise, but not accurate. Okay. If we talk about it, this is my central target, and if my values are like this, it means my system is accurate and precise also. Okay. If you look at it, I am nowhere in the target, but I am somewhere here. It means I am precise, precision is there, not accurate. Okay, precision is there, but it is not accurate condition. Okay. If it is like that, it is accurate but not precise. Okay, accurate but not precise. So these are the four different conditions under which we can understand what is accuracy, what is precision. So we'll just understand more on accuracy and precision. Okay. Accuracy is nothing, let us see what is accuracy by definition. Accuracy is nothing, closeness to the true value is called the accuracy. Okay, basically it is toward the central tendency. And what is precision? Precision is basically the closeness to the repeated value. मीन्स अगर एक वैल्यू मेरी एक आई है तो हर बार क्या मैं एक ही मेजर कर पा रहा हूँ, वेदर इट इज विद इन द स्पेसिफिकेशन है या नहीं है. इट इज बेसिकली क्लोजनेस टू द रिपीट वैल्यू, while accuracy is the closeness to the true value. So this is about accuracy and precision. So जो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस के अंदर हमारी जितने भी मैट्रिक्स रहती हैं, there are 5 different metrics under measurement system analysis. We'll talk about it. First, as we discuss about accuracy. Accuracy के अंदर हमारे 3 metrics रहती हैं. One is bias, second is linearity. We'll discuss more about it.
and third is the stability. So these are the three metrics of measurement system analysis under accuracy and under precision. Okay, under precision there are two metrics. One is the repeatability and second one is the reproducibility, which is called the gauge RR, gauge repeatability and gauge reproducibility. So we'll discuss more about this terminology in detail. So first we'll talk about the metrics under accuracy, which are bias, linearity and stability. Okay, what is bias? We'll understand this from a simple graph. Bias is nothing. This is my measured value and this is my reference value. Okay, so average of measured value with respect to reference value. The difference between reference value and measured value is called bias. Reference value means like I will give an example. Suppose मेरे पास एक पार्ट है जिसकी रेफरेंस वैल्यू 10 mm है. ओके, जब मैंने उसको मेजर किया बाय वर्किंग इंस्ट्रूमेंट, मैंने उसको 5 बार मेजरमेंट किया एंड लेट्स से रेफरेंस वैल्यू एज वी डिस्कस इज 10.0 mm. When I do the measurement of that part with a instrument, let's say it's a vernier caliper, and I measure 10.01, 10.02, 10.05, 10.3, okay, 10.05. So what will be my average? So it will be somewhere around 10.26. okay, so 10.26 and 10.0, so 0.026 is a bias. Bias can be negative or bias can be positive, दोनों साइड में हो सकता है प्लस माइनस. जब हमारा बायस नेगेटिव होता है तो हम ट्रू वैल्यू के अंदर उसको ऐड करते हैं. सो इफ बायस इज नेगेटिव, add in true value. Okay, if bias is positive, minus from true value. Okay, नेगेटिव बायस कब आएगा? जब मेरा रेफरेंस वैल्यू से मैं उसको कम पढ़ रहा हूं तो मुझे ट्रू वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा. पॉजिटिव बायस कब आएगा? जब मैं रेफरेंस वैल्यू से ज्यादा पढ़ रहा हूं तो मुझे ट्रू वैल्यू में से उसको नेगेटिव करना पड़ेगा. सो दिस इज बायस. Now we'll discuss about the linearity. The second matrix of measurement system analysis is linearity. Okay, बायस जो मेजरमेंट करते हैं वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर मेजरमेंट करते हैं, बट इंस्ट्रूमेंट एक पर्टिकुलर वैल्यू पे नहीं होता है. हर इंस्ट्रूमेंट की एक रेंज होती है. लेट्स से वर्नियर कैलिपर 0 to 200, 0 to 300. सो हर इंस्ट्रूमेंट की एक रेंज होती है, मेजरमेंट रेंज. नाउ लिनियरिटी की सिंपल डेफिनेशन है change in bias with respect to full range of equipment. That is called the linearity. एक ग्राफ के द्वारा इसको समझते हैं. सपोज ये मेरा बेस लाइन है. ओके, दिस इज माई लेट अस से 10, 20, 30, 50, 60, लेट से 200 मिलीमीटर का एक मेरा इंस्ट्रूमेंट है. ओके, मेरा बायस सपोज 10 mm पे जब हमने देखा 0.06 है, लेट अस से 0.026 यहाँ पे है. ओके, 20 पे भी 0.026 आता है, लेकिन 30 पे जाके ये वैल्यू 0.003 हो जाती है. सो इट मीन्स माय बायस इज चेंजिंग, राइट. और यहाँ पे जाके ये वैल्यू लेट अस से 0.07 हो जाती है. सो इसका मतलब क्या है? जो भी मेरा बायस है इंस्ट्रूमेंट का, वो मेरी रेंज पे जाते जाते चेंज हो रहा है. इट कैन बी इंक्रीज, इट कैन बी डिक्रीज. सो दैट इज द मीनिंग. सो चेंज इन द बायस विद रिस्पेक्ट टू रेंज ऑफ द इक्विपमेंट is called the linearity.
सो इसका बेनिफिट क्या है, जब हम लंबी रेंज पे मेजरमेंट करते हैं सो उसका जो बायस है, वी कैन नॉट हैव ए स्टैंडर्ड बायस, ओके 0.026 एक जगह पे आ गया तो हर जगह में वो ऐड करना है। अगर हर जगह 0.026 आ रहा है फॉर एग्जांपल जो हमने लिया, तो हर जगह हमें वही ऐड करना। सो इसका मतलब क्या रहेगा, मेरा जो इक्विपमेंट है वो लीनियरली स्टेबल है, सो उसके बायस में चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट। बट अगर विद रिस्पेक्ट टू रेंज मेरा अगर बायस चेंज होता जा रहा है तो उतना ही वैल्यू हमें उस पर्टिकुलर रेंज पे जाके ऐड करना पड़ेगा, सो दैट माय मेजरमेंट वैल्यू बिकेम ओके। दिस इज अबाउट लीनियरिटी। नाउ विल टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी एंड लीनियरिटी में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जहां हमने देखा था लीनियरिटी में चेंज इन बायस विद रिस्पेक्ट टू रेंज ऑफ द इक्विपमेंट, इन केस ऑफ स्टेबिलिटी चेंज इन बायस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लाइक सिंपल एग्जांपल अगेन, वहां पे हमने 10 20 30 mm रेंज लिखे थे, यहाँ पे हम बात करेंगे टाइम में। लेट्स से मंथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। सपोज मैंने जब भी मेजरमेंट किया, लेटर से जनवरी में मेरा यही था, फरवरी में 0.026 था, लेकिन मार्च में जब गया तो 0.03 हो गया, अप्रैल में जाके 0.05 हो गया, मई में जाके 0.07 हो गया। सो मतलब क्या है, महीने दर महीने मेरा बायस है जो इंक्रीज होता जा रहा है, और ये हमारे को इम्पैक्ट करता है बिकॉज जैसे जैसे हम इंस्ट्रूमेंट को यूज करते जाएंगे, बिकॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट वियर एंड टियर, ये बायस मेरा चेंज होता जाएगा। सो हमें इसका एडवांटेज क्या लेना है कि अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट में बायस हमेशा स्टेबल रहता है तो मैं उसके कैलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर सकता हूं। अगर मेरा बायस महीने दर महीने या जब भी मेरी कैलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी आती है उसमें चेंज होता है, तो आई कैन टेक ए डिसीजन, शुड आई चेंज माय कैलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी बिकॉज माय इंस्ट्रूमेंट इज नॉट स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू time period of the measurement. As we'll keep using the instrument over a period of time, my bias will be keep changing if my instrument is not stable with respect to time, with respect to usage. So these are the three metrics which giving us the advantage to make our measurement perfect with respect to particular one measurement, with respect to full range of the equipment, or with respect to time. So if we are doing really the stability analysis in a detail, we can reduce a lot of cost of our calibration expenses, or we can give a full proof part to our customer. So ये अभी हमने देखा linearity, stability and bias के बारे में हमने discussion किया. These are the three parameters based on the accuracy. So in the next video we'll talk about the precision related measurement system analysis metrics like repeatability, reproducibility, and we'll talk about variable gauge R&R and attribute MSS study. Thank you very much. Please keep liking my channel and keep liking the videos. And if you found these videos are good and helpful for you, please put your remarks in the comment and ask a lot of questions so that your doubts can be clarified. And please press the bell button so that whenever new video will come, you will get a notification. Thank you very much.